गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू डेज क्लास। आज मैं आपको फिर से पुराने जो एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही थी उसी के आगे कंटिन्यू करूंगी। इसमें आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो प्रीवियस आयोग में आ चुके हैं और आपके जितने भी ये आयोग के पेपर होने वाले हैं नेक्स्ट में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको बस सुनते रहिए, सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। तो पहला मैं किससे स्टार्ट करने जा रही हूँ? पॉलिटी से। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉलिटी का है। इसमें क्या लिखा है कि निम्न मौलिक अधिकारों में से मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत संविधान में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपको जो फंडामेंटल राइट है उसको आरोही या असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, कौन किस क्रम में आता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, एंड सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? राइट टू इक्वलिटी। तो ऑप्शन पहले सी आएगा, राइट टू इक्वलिटी, राइट्स अगेन और राइट टू फ्रीडम। उसके बाद आता है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, 14 से 18 के बीच में आता है राइट टू इक्वलिटी, और राइट अगेन और राइट टू फ्रीडम किस में आ जाएगा? 19 से 22 के बीच में। ठीक है, 19 से 22 के बीच में राइट टू फ्रीडम आएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या आएगा? सी। फिर आएगा ए। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन में कौन कौन से आर्टिकल आएगा? आर्टिकल 23 एंड 24। 23 किसके? वो 23 का क्या रिलेशन होता है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम, और 24 क्या होता है कि जो छोटे बच्चों को 14 ईयर से कम जो एज के बच्चे होते हैं उनको मतलब जबरदस्ती काम में लगाना। ठीक है, तो ये हो गया 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण कौन सा हो गया? बी। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? बी, CABD। ठीक है, बाकी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार ये किसके अंतर्गत आता है? ये 25 से 28 के अंतर्गत, आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत आएगा। तो ये सबसे लास्ट में होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में कौन सा वक्तव्य सही है। ठीक है, अब हमें नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। तो उसमें क्या है कि कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग कर सकता है? नहीं, ये प्राकृतिक अधिकार है, ये आपके जन्म से ही अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। एंड सेकेंड इज क्या है कि जो कानून तथा कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे। क्लियर है, क्योंकि जो संविधान होता है, संविधान आपके जो फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार होता है उसके संरक्षण संबंधित कानून उसने बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप इसके अगेंस्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट अगर जाना होगा तो किस आर्टिकल के अगेंस्ट जाएंगे आप? आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत आप जाकर के अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन केवल बी सही है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है कि जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी मौलिक अधिकार के अंतर्गत, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा? जीवन का संरक्षण और आजादी। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? राइट टू इक्वलिटी नहीं, शोषण के खिलाफ ये भी नहीं, संवैधानिक उपाय ये भी नहीं, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आएगा ये। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन सा सही है? नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो पहला ऑप्शन क्या है कि अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानून सजा मिल सकती है, ये भी सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि भारत के नागरिक किसी अन्य देश की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टाइटल भी सही है। अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनन सजा मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी बोथ आर राइट, बिकॉज जो अनटचेबिलिटीज है 17 आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी का कानून है, मतलब हम लोग छुआछूत नहीं कर सकते हैं। और जो 18 में अगर 18 में जो टाइटल समाप्त करा गया था कि आप कहीं से मतलब आप टाइटल या क्या होते हैं उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये किस लिए हटाया गया था? ताकि लोगों के बीच में समानता का अधिकार या राइट टू इक्वलिटी का जो है, राइट टू समानता का जो अधिकार है वो संरक्षित रहे।
क्लियर। नेक्स्ट इज संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किस व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अब 17 कैसे संबंधित है, कुछ व्यक्तिगत अधिकार, ये भी नहीं है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, कुछ धार्मिक अधिकार, ये भी नहीं है, सती का उन्मूलन तो ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी किसके अंदर आता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, या जो छुआछूत होता है उसको हटाना, या उसको उन्मूलन या जड़ से हटाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर अथवा जन कल्याण के उद्देश्य में न्यायालय जा सकता है। ठीक है, तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में, मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक सार्वजनिक मुद्दे पर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, बत्तीस और 226। ठीक है, तो हाई कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, ऐसी 32 226। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है कि भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि कौन सा जो वक्तव्य लिखा है उसके आगे जो आर्टिकल है मिसमैच कौन सा है। तो फर्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 और 24, ये तो सही है। तो इसमें क्या, हाँ, भारत के संविधान में लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से। ठीक है, अब आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पहले मार्क कर देंगे क्या पूछा जा रहा है, गलत पूछा जा रहा है, तो ये तो सही है। ठीक है, तो ये इस नहीं आएगा। समानता का अधिकार 40, राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, ये भी सही है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करी जा रही है, ये 19 से 22, इट इज ऑल्सो राइट। तो गलत क्या हो जाएगा, अभी ये अपने आप से ही कर सकते हैं, अगर 3 सही है तो ये ऑब्वियसली ये गलत हो जाएगा। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये 11 से 13 दिया गया, ये गलत है। जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। क्या है कि धर्म को अबाध रूप से मानने की, वो आचरण करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है। और 26 में क्या है कि कोई भी अपना संस्थान ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, आर्टिकल 26 के तहत। क्लियर। नेक्स्ट क्या है कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानव अधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में निहित है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। 12 to 51A, 12 से 535, तो ये भी नहीं है। 36 से 51, मानवाधिकार राइट टू इक्वलिटी 12 से 51, 51A, 36 से 51, ये भी नहीं है। 12 to 35 एंड 36 से 51A। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकारों के सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 1236, 36 से 51 इक्वायरमेंट ए मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। एक बार आप इसको क्वेश्चन क्रॉस चेक करेंगे कि क्या 12 से 51 के बीच में सब कुछ इंक्लूडेड है कि नहीं है। ठीक है, बाकी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, ए। क्लियर। नेक्स्ट क्या है कि भारतीय संविधान की धारा 22 के अनुसार 22 में क्या है, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, आर्टिकल 22, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। मतलब बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो कम से कम कितना टाइम लिया जाए उसको जज के सामने पेश करने के लिए। तो ये ड्यूरेशन कितना है, 24 आवर्स। ओके, 24 घंटे के भीतर उसको न्यायालय के समक्ष उपस्थिति करना पड़ेगा। ठीक है, 24 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है। कानूनी अधिकार कौन कौन से हैं, तो पहला क्या है, कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। राइट, कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। दूसरा क्या है, उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है और हटाया जा सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है? कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून के द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है, ठीक है, एंड उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन गलत है, तो केवल पी। क्लियर? एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा आर्टिकल पी। क्या चीज है? सेकेंड ऑप्शन क्या है? उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। ओके, तो इसमें एक चीज आप देखिए कि इसमें जैसे दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला नॉर्मल क्या बोला गया है कि कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं, ये राइट है। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप ये गलती मत करिएगा कि इसमें लिखा कि विधायिका द्वारा कानून को हम बदल सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल नहीं, पर विधायिका द्वारा हम लोग कानून बना करके हम किसी भी कानून को बदल सकते हैं या हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोथ सही हो जाएगा, ठीक है। केवल नॉर्मल दिया होता तब हम लोग हटा देते हैं, तब हम लोग केवल ऑप्शन गलत हो जाता, पर विधायिका द्वारा हम लोग कानून बना करके किसी भी कानून को हटा सकते हैं या उसको बदल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रूप में उल्लिखित है? मौलिक अधिकारों के रूप में उल्लिखित है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है, ये सही है। कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए एक ही बार दंडित दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जिस टाइम उसने अपराध किया हो उस टाइम उसकी सजा नहीं है, बट आज के टाइम पे उसकी सजा है तो उसको नहीं दिया जाएगा, उसको वो अधिकार नहीं दिया जाए, मतलब उसको उसके लिए दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें सेकंड ऑप्शन क्या है, किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा, राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन गलत है, बाध्य किया जा सकता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है, केवल ए, ठीक है। कि अगर देश की रक्षा और सुरक्षा का मामला आएगा तो आपको बाध्य किया जा सकता है, ठीक है, आपकी यहाँ मन मर्जी नहीं चलेगी। क्लियर? अब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान देखना है, ठीक है, सही। तो मैंने ये आपको इसे प्रीवियस क्लास में बताया था, जो राइट टू फ्रीडम है 19 से 22 के बीच में क्या क्या आता है। ई से 19 ई में क्या, इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि पूरे देश में कहीं पर भी बस जाने की स्वतंत्रता, तो इसमें आता है। और ये संघ, ये 19 सी में आता है, ठीक है। तो कौन सा सही मिलान है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अब क्या है, 19 बी, किसी पेशे अभ्यास करने की स्वतंत्रता, तो पेशा 19 जी के अंतर्गत आता है, 19 जी के अंतर्गत आता है, पेशा या आजीविका से रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 19 ए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये सबसे सही है कि भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, भाषण किसके अंदर देंगे आप, तो 19 ए के अंतर्गत। और शांतिपूर्वक हथियारों को बिना इकट्ठा करने के बीच में अधिकार, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से जो हम लोग सम्मेलन में भाग लेंगे, वो 19 बी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट इज कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 संबंधित है। अब 20 किससे संबंधित है, पदावधियों का उन्मूलन, पदावधि 18 टाइटल, तो ये भी नहीं है। दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ठीक है, ये सही है। नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, इसमें भी नहीं है। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना, ये भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या राइट ऑप्शन होगा, 20 दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण के आएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत, अच्छा एक काम आप भी करिएगा, इसमें जितने भी आर्टिकल आ रहे हैं, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो भी आर्टिकल पढ़ते जा रहे हैं उसको भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा और उसको तैयार करते रहिएगा, क्योंकि इन्हीं आर्टिकल से घूम फिर के फिर से न्यू क्वेश्चन फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको आप ध्यान से करिएगा। अब क्या है, क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को कितने वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करी गई है। तो ये किसके अंतर्गत है, 21A आर्टिकल है 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ऐड किया गया था। ठीक है, 21 से, और क्या था इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के बीच में। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निशुल्क शिक्षा की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। और इन्हें कब ऐड किया गया, आर्टिकल 21A के तहत किया गया था, 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित किससे संबंधित है। अनुच्छेद 22, तो ये तो अनुच्छेद 22 तो पता है, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। ठीक है, इतनी देर से बता ही रहे हैं हम। तो कौन सा, इसमें कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। क्लियर। धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। तो ये हाँ, तो क्या है आर्टिकल, जन्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान। ठीक है, हाँ, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, आर्टिकल 70, अनटचेबल 18, टाइटल 19, ये 16 के अंतर्गत आएगा, आर्टिकल 16। एंड संपत्ति का अधिकार, ये अब लीगल अधिकार बन गया है, तो ये 19F में पहले था, फिर इसको हटा करके ये 300A में ऐड कर दिया गया है। अब ये वैधानिक अधिकार हो गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हो गया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। राष्ट्रपति का चुनाव, तो राष्ट्रपति का 55 निर्वाचन, 52, 53, 54, ये आर्टिकल इसमें आएगा 55 के अंतर्गत, किसका है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंधित है। ठीक है, और आर्टिकल 74 में क्या होगा, आर्टिकल 74 में क्या होता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा, मंत्रिपरिषद होगी, तो वो आर्टिकल 74 के अंतर्गत में आएगी। ठीक है, और उपराष्ट्रपति, और आर्टिकल 67 में क्या आएगा, उपराष्ट्रपति का इम्पीचमेंट। ठीक है, उपराष्ट्रपति की पदावधि संबंधित होगा 67, ये उपराष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल है। क्लियर। नेक्स्ट इज लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है। लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है। अनुचित पूछ रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अनुचित मतलब गलत। तो पहला क्या है, लैंगिक समानता है तो महिला सशक्तिकरण, तो सही है। लैंगिक समानता अगर हम लोग को प्राप्त करनी है तो महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, राइट। समान वेतन, इट इज ऑल्सो राइट। दहेज विरोधी कानून, इट इज ऑल्सो राइट। तो गलत क्या है, घर के बाहर जबरदस्ती का काम भेज पे, मतलब किसी को घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना, ये क्या है, लैंगिक समानता नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, अब आप जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, उचित पूछा गया या अनुचित पूछा गया, इस वर्ड को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ मिस्टेक होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है, किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किसी अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर के अदालत में जा सकता है, तो वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका सहारा लेकर के, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका सहारा लेकर के कोई भी नागरिक अपने अधिकारों का उल्लंघन होने पर कहाँ पे, अदालत में जा सकता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के तहत। ठीक है, नेक्स्ट इज धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी,
और 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता। और आप लोग के लिए दो काम क्या है, आर्टिकल 56 और आर्टिकल 51, ये दोनों राष्ट्रपति के लिए होंगे, ठीक है, तो ये आपको देखना है। आर्टिकल 56 में क्या बोला गया है, पदावधि 51, और 51A में क्या पूछा गया है, ठीक है। वैसे तो ये राष्ट्रपति का नहीं है, ये वाला किस में आएगा, 51A मौलिक कर्तव्य, 51A मौलिक कर्तव्य है, और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा किसमें आएगा, DPSP से संबंधित होएगा, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अब क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है, मानवीय गरिमा के साथ जीना, इक्वलिटी भी नहीं है, फ्रीडम भी नहीं है, अनुच्छेद में 20 और आर्टिकल 21। तो राइट ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 21, ठीक है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया गया है, किसके अंतर्गत, आर्टिकल 21 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है, अब हिस्ट्री। इसमें क्या है कि भारतीय इतिहास में कौन सी घटना 1526 में घटी थी, तो 1526 में कौन सी घटना घटी थी, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, किसके किसके हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ठीक है। इसमें बाबर ने प्रथम बार तुलगुमा नीति अपनाई हुई थी, ठीक है, प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया था और तुलगुमा नीति का प्रयोग करते हुए इसने यहाँ पे युद्ध हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 के बीच में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस तुर्की सुल्तान द्वारा खून और लौह की, रक्त और लौह, खून और लौह क्या बोलते, रक्त लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो रक्त और लौह की नीति, तो कौन था वो, बलबन था। रक्त और लौह की नीति बलबन ने की थी, और इसने जो इल्तुतमिश की जो तुर्कान चहलगामी, ये 40 वाला था, तुर्कान चहलगामी, उसकी नीति को समाप्त कर दिया गया था, इल्तुतमिश की तुर्कान चहलगामी वाली नीति को हटा दिया था, और इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, तो कौन था वो, बलबन था, ठीक है, टर्की सुल्तान। नेक्स्ट इज, किस शासक के द्वारा टंका एवं जीतल नाम से सिक्के चलाए गए। अब ये टंका चांदी का होता था, जीतल तांबे का होता था, और कौन चलाता था, ये है इल्तुतमिश चलाता था, ठीक है। किस शासक के द्वारा टंका एवं जीतल के नाम से सिक्के चलाया गया, तो ये कौन था, इल्तुतमिश था। अब सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था, तो खालसा सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। खालसा सिखों के 10वें अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का खालसा का प्रवर्तन किया गया था। नेक्स्ट क्या है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह जहांगीर नहीं, औरंगजेब भी नहीं, बहादुर शाह प्रथम स्टार्टिंग में आए थे, तो बहादुर शाह द्वितीय, ये ऑप्शन राइट है, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम थे, और इन्हें क्या हुआ था, इन्होंने जब 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इससे जो अंग्रेज नाराज हो गए थे, और इनको पनिशमेंट के मतलब तहत इन्हें रंगून भेज दिया गया, रंगून निर्वासित कर दिया गया था, ठीक है, कि इनको बहादुर शाह द्वितीय को 1857 में पार्टिसिपेट करने के कारण इनको रंगून भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था, कुतुब मीनार, तो पहला जहांगीर, वो भी नहीं, शाहजहां नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, इल्तुतमिश, तो हाँ, कंप्लीट इल्तुतमिश ने कराया था, स्टार्टिंग कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, और इसकी चौथी तथा अंतिम मंजिल किसने बनाई थी, फिरोज शाह तुगलक, FST, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने चौथी व अंतिम मंजिल, चौथी एवं लास्ट मंजिल का निर्माण करवाया था, जो टूट गई थी, तो टूटने के बाद 2 मंजिल और बनवा दी थी, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, और लास्ट में किसने बनाया था, मतलब जो लास्ट पूछा गया तो वो है इल्तुतमिश, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद कहाँ स्थित है, तो ये तो अभी विस्फोट हुआ तो आपको पता ही होगा, कहाँ, दिल्ली में जामा मस्जिद, और किसने बनाया, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच में हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1561 के बीच में अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में। और इनके मेन कौन थे मराठों में? सदाशिव राय भाऊ थे, वो मेन सेनापति के रूप में थे, ठीक है, मराठों में। और इसमें जीत किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दाली, मुगल्स की ही जीत हुई थी, ठीक है, 1561 में। 1526, 1556, 1561 पानीपत का तृतीय युद्ध। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। तो इनका पोता क्या था? ये तो आपको लर्निंग फैक्ट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहला कौन है? मुराद बख्श, ये भी नहीं, सुलेमान सिकोह, मुराद बख्श सुलेमान सिकोह, आलम शाह, बहादुर शाह नहीं है, आलम शाह सुलेमान सिकोह, ओके, सुलेमान सिकोह, ठीक है, आलम शाह ये भी नहीं है, मुराद बख्श ये भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या है? सुलेमान सिकोह कौन थे? शाह शुजा, शाहजहां के पोते, ठीक है, शाहजहां के पोते। नेक्स्ट क्या है? साइमन कमीशन, जिसका भारत में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, किस वर्ष नियुक्त किए गए थे? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति तो 1927 में हुई थी, ठीक है, बट ये भारत कब आए? ये 4 फरवरी 1928 को भारत आए थे। और विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि इस जो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था, इसमें भारतीय नागरिक उपस्थित थे ही नहीं, ठीक है, तो इस वजह से इनका विरोध हुआ था साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय ने क्या नारे दिए थे? गो बैक साइमन, ठीक है। कब हुआ था? 1927 में गठित हुआ था और 4 फरवरी 1928 को ये लोग भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो लौह पुरुष जानते ही आपको, ये गृह मंत्री भी रह चुके हैं, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम मिनिस्टर। इन्होंने भारत के एकीकरण में भी काम किया था, जब कई सारी जो रियासतें थी अलग अलग बिखरी हुई थी, ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट थे उनको एकीकृत करने का मेन काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक। तो आप ये समझ लीजिए कि अभी तक जितना भी मतलब फ्रीडम फाइटर हुआ है या फ्रीडम स्ट्रगल हुए हैं, तो सबसे ज्यादा सच कौन बोला है? महात्मा गांधी, ठीक है, अगर ना भी आ रहा हो तो वैसे टिक मार सकते हैं, महात्मा गांधी ज्यादा सच किसने बोला होगा, ठीक है। न्यू क्वेश्चन, सर्वोदय अवधारणा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सर्वोदय भी लाला लाजपत राय नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद में थे, ये भी महात्मा गांधी, सर्वोदय भी महात्मा गांधी में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन कब समाप्त हुआ? ठीक है, तो समाप्त 1858 में हुआ और ये 1757 में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और 1858 सत्ता समाप्त हो गई। जब और 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद क्या हुआ था? महारानी का शासन आ गया था, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रोल को हटा दिया गया और इसका जो डायरेक्ट शासन, जो ईस्ट इंडिया का डायरेक्ट शासन, वो महारानी के हाथों में चला गया था, ठीक है। तो वो कौन सी डेट थी? 1858। यहाँ पे महारानी का शासन लागू हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल सारा महारानी के हाथों में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो पहले क्या था? 1930 में पहला, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि आईएनसी ने केवल दूसरे वाले में भाग लिया था, जबकि बी आर अम्बेडकर एंड तेज बहादुर सप्रू इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, ठीक है। और आईएनसी ने केवल आईएनसी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। और पूछा गया लास्ट कौन था? 1932। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य पर पहले सिंधियाओं का शासन था? तो सिंधिया कहाँ से थे? ये थे एमपी, ग्वालियर से संबंधित थे सिंधिया। ठीक है, सिंधिया ग्वालियर से। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि ग्वालियर में किसका शासन रहा था, सिंधिया का, या कश्मीर में किसका शासन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम तो आया था 1856 में आया था। इसमें बेसिकली क्या किया गया था, अगर विधवाओं मतलब विधवाओं की रक्षा करने संबंधित प्रावधान थे, और अगर विधवाओं से जो व्यक्ति शादी कर रहा था, ठीक है, तो उसकी सुरक्षा से संबंधित भी प्रावधान दिए गए थे। तो किसके अंदर था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के अंतर्गत रखा गया था 1856 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुध फैक्ट्रियां 223 साल पुरानी हैं जो आज तक इस प्रकार की सबसे पुरानी प्रकार के रूप में विद्यमान है, जिसमें से पहले को अब गन एंड सेल फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1801 ईस्वी में किस शहर में हुई थी? ठीक है, तो गन एवं फैक्ट्री जो नेटिव बटालियन जो बनी थी, कहाँ पे? कलकत्ता में थी। ठीक है, कलकत्ता में थी ये आयुध फैक्ट्रियां, बेसिकली कहाँ थी? कलकत्ता में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की पहली चिंगारी कहाँ भड़की थी? तो ये तो बहुत ज्यादा आपको पता होगा, बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, बैरकपुर। 34वीं नेटिव बटालियन जो थी उसमें से बैरकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने मुगलों को युद्ध में हराया था। तो शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? रायगढ़ नहीं, सिवनेर का भी दुर्ग था, ये भी नहीं, पुरंदर की संधि हुई थी, पुरंदर में था, उसके बीच में था। सालहेर का मत युद्ध, सालहेर आई थिंक 1672, ये आप इसका सन देखेंगे क्या होगा, सालहेर कब हुआ था? शायद 1672 में था, और ये क्या पुणे में था। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में सालहेर का युद्ध हुआ था, शिवाजी व मुगलों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो शिवाजी इसमें जीते थे, मैंने मराठों की जीत हुई थी, मुगल हारे थे। सालहेर का युद्ध, पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्योग्राफी की मिरिक झील कहाँ पे स्थित है? मिरिक झील वेस्ट बंगाल। बॉम्बे परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पे हुआ था? बॉम्बे परमाणु ऊर्जा, तो ये कौन सा नाम बना था? ये होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, बॉम्बे परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पे हुआ था? तो ये होमी जहांगीर भाभा के नाम पे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान देते रहिएगा आप। परमा द्वीप फ्लाईओवर स्थित है। परमा द्वीप फ्लाईओवर एमपी नहीं है, यूपी भी नहीं है, वेस्ट पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो परमाद्वीप फ्लाईओवर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो लक्षद्वीप कब आया था? 1 नवंबर 2000 में आया था। ठीक है, लक्षद्वीप 1 नवंबर 2000 में। राइट ऑप्शन। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये वाले में ज्योग्राफी में काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, तो इसको आप माइंड में रखिएगा। अब क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? चौथा सबसे बड़ा राज्य तो ये है यूपी। ठीक है, पहला कौन सा आएगा? पहला आएगा राजस्थान, फिर आएगा एमपी, उसके बाद आएगा महाराष्ट्र, देन यूपी। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य, फर्स्ट राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को, तो क्या है? बाड़ा लाचाला दर्रा। ठीक है, जिलेबला और नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है, और सिपकीला ये सिक्किम में है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, एचपी से हिमाचल प्रदेश। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु जल संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? सिंधु जल संधि
तो 1960 में हुई थी सिंधु जल, और किसके मध्यस्थता में हुई थी? वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में। और इसमें क्या था? रावी झेलम चेनाब और व्यास। मतलब ये तीनों नदियां थी, रावी झेलम चिनाब। ये तीनों नदियों का पानी 90% पानी किसको मिलेगा? पाकिस्तान को मिलेगा, और 20% जो एरिया होगा वो इंडिया अपने पास रखेगा। और किसके बीच, किसकी मध्यस्थता में ये संधि हुई थी? वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में ये संधि हुई थी, ठीक है। और ये पाकिस्तान से कौन थे? जनरल अयूब खान थे। और इंडिया से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? 2011 की भारत राज्य वन रिपोर्ट, ठीक है। तो ये आपका करंट से रिलेटेड है। वैसे तो कितना होगा? 21.05%। बट अगर रिपोर्ट न्यू आती है तो आपको यहाँ पे न्यू के अकॉर्डिंग, अभी तो मतलब 2011 की चल रही है, बाई चांस अगर रिपोर्ट न्यू आती है तो आपको डाटा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए इतना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? तो हीरे, बेसिकली हीरे कहाँ है? सूरत में। सूरत गुजरात में सबसे ज्यादा हीरो से संबंधित काम होता है। हीरो की कटाई, तराशना होता है, उसको चमकना होता है, ठीक है। ये सारा काम कहाँ होता है? सूरत गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद माना जाता है? तो भारत और बांग्ला बीच तीस्ता नदी जल विवाद है। तो आपने काफी सुना होगा, न्यूज में रहता है। जो तीस्ता जल विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के बीच का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो आपने देखा ही होगा, ये मालदीव, अच्छा ऐसे नजर लगाएगी, बांग्लादेश वो भी टच्ड है, म्यांमार भी टच्ड है। कहाँ से? यहाँ पे ये जो एरिया है ये म्यांमार वाला जाएगा, ठीक है। चाइना भी टच्ड है। मालदीव ऐसा है जो टच नहीं है, जिसके लिए आपने देखा होगा बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं जाते हैं घूमने के लिए, तो क्या होता है? प्लेन लेते हैं या जल के थ्रू यानी बोट के थ्रू जाते हैं। कहाँ पे होता है? शिप के थ्रू। तो क्या होता है? मालदीव, ठीक है, जो टच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वन है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अभी नहीं, बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति से लागू होता है? ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, राष्ट्रीय राजमार्ग किस 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? सेवा कर, या व्यवसायिक कर, या प्रवेश कर, या टोल टैक्स? तो क्या होता है? टोल टैक्स। टोल, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति के तहत लागू होगा? टोल टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? भारत और लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो लिपुलेख कहाँ पे है? लिपुलेख चाइना में है, पाकिस्तान में है नहीं, बांग्लादेश में भी नहीं है, नेपाल में भी नहीं है, ठीक है, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में स्थित है? अरावली और विंध्य क्षेत्र, ठीक। तो क्या जाएगा? मारवाड़, ये भी नहीं जाएगा। छोटा नागपुर का पठार अरावली और विंध्य के बीच में, ठीक है, छोटा नागपुर भी नहीं जाएगा। दक्कन महाराष्ट्र के आसपास नहीं जाएगा। तो क्या आ जाएगा? मालवा का पठार जाएगा, ठीक है। मालवा, ये कम से कम क्या क्या बोला गया है? अरावली, अरावली पहाड़ राजस्थान और दिल्ली में पाई जा रही है, और विंध्य क्षेत्र में एमपी में। तो कौन सा पठार पड़ेगा यहाँ पे? मालवा का पठार पड़ेगा। हिमालय पठार गुजरात हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान, उसके बीच बीच में आएगा, ठीक है, ये पोर्शन। तो कौन सा पठार पड़ेगा? मालवा का पठार।
बाकी ये जो मारवाड़ का पठार हो गया, छोटा नागपुर पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया, ठीक है। दक्कन, ये कहाँ दक्कन का पठार कहाँ पड़ेगा, ये महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, है ना। और कुछ पोर्शन ये वाला दक्कन का पोर्शन होगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसका मैप भी देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे पड़ रहा है और इसके अंतर्गत कितने स्टेट कवर हो रहे हैं, ठीक है। इससे भी ज्योग्राफी का इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दक्कन का पठार हो गया और नागपुर का पठार हो गया, ठीक है। ये किन किन स्टेट को कवर कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि NOAA का मतलब क्या है, नोआ। तो पहला ऑप्शन क्या है, राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय और वायुमंडलीय संगठन, नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एसोसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएशन। कोई संगठन नहीं, ये भी नहीं, कला प्रत्याय ये भी नहीं। तो राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है नोआ का, राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, ब्लू माउंटेन, तो यह है नीलगिरी। नीलगिरी, आपने देखा होगा कि नीलगिरी में एक फूल की प्रजाति पाई जाती है जो लगभग हर 12 साल लगते हैं इसको खिलने में। तो जो वो 12 साल बाद खिलती है नीलगिरी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो पूरा पर्वत होता है नीला दिखता है, वो कहाँ पाया जाता है, ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है नीलगिरी। तो कहाँ पे, तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु, ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या है, भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक रहा है, 2021 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से भी करंट से रिलेटेड है। यहाँ 20-21 पूछा जा रहा है, तो आपको जो भी 25-26 या 25-26 का जो डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग बस आप ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे 20-21 लिखा है तो इसकी जगह पे क्या 25-26 होना चाहिए, है ना, 2025 में, ठीक है। 24 से 25 के बीच में कौन सा उत्पादक है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन भी बदल जाएंगे, ठीक है। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको अभी मत देखिए, एक करंट में देखिएगा, ठीक है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो भारतमाला परियोजना बेसिकली सड़कों के निर्माण से या पूरे भारत देश के जितने भी राज्य हैं उसको सड़कों से जोड़ने से संबंधित है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। तो क्या है, सड़क मार्ग, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, भूपेन हजारिका नदी पुल है, असम में बना हुआ है, बनबूत नदी पर 9.6 किलोमीटर संबंधित है ये, ठीक है। भूपेन हजारिका सेतु सबसे बड़ा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन आप लोग, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे या इसको भी अदर जो आपने इसमें कुछ अदर जो एग्जाम्पल हैं या ऑप्शन है उसको भी थोड़ा सा देख करके या कुछ उससे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं उसको आप एक बार पढ़िएगा, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से करवाऊंगी आपको। ओके, थैंक यू।